दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का उदय। क्योंकि आप जानते हो कि 19वीं सदी के 20वीं सदी के शुरुआत में ही 1910-1920 के आसपास धीरे धीरे करके जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, उस घटना के बाद से एक अलग तरह का माहौल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देखने को मिल रहा था। तो उसी क्रम में एक बात देखने को मिली कि जैसे ही गांधी जी का आगमन होता है भारत में और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पहले से ही जो कार्य किया था, उसका अनुभव जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत काम आता है, गांधी जी को भी और देश को भी। और उनके आंदोलन के शुरुआत से ही जो जन समुदाय था वह जुड़ने लगा था। जन समुदाय उन पर विश्वास करना शुरू कर चुका था। इसके पहले के जो भी आंदोलन होते थे तो कुछ एक भारत का एक छोटा सा प्रदेश हो सकता था या एक जिला हो सकता था, वही सपोर्ट करता था या विद्रोह करता था। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला कि एक बड़े जन समुदाय पर किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन की पहुंच बन चुकी थी। तो उन्हीं के बारे में शुरुआत करेंगे। उनकी कंप्लीट जानकारी नहीं लेंगे कि कैसे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया, कैसे उन्होंने नमक कानून तोड़ा, कैसे उन्होंने असहयोग आंदोलन किया। लेकिन अभी हम जो चर्चा करेंगे वो ये चर्चा करेंगे कि गांधी जी का उदय कैसे हुआ, वो कौन सी घटनाएं थी जिसने गांधी जी को पॉपुलर बना दिया था और धीरे धीरे उनको राष्ट्रपिता या महात्मा की संज्ञा दे दी थी। उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, उसको समझने की कोशिश करेंगे। किसी अन्य वीडियो में गांधी जी का पूरा डिटेल में वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि गांधी जी के अफ्रीका लौटने और असहयोग आंदोलन शुरू करने के पहले की क्या प्रमुख घटनाएं थी। तो सबसे पहली जो घटना है वो है आपका चंपारण सत्याग्रह 1917। तो चंपारण जो एक बिहार के अंतर्गत आता है, जिला है, वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह, ब्रांड ऑफ प्रोटेस्ट टेक्निक को यहाँ पे जन्म दिया। सत्याग्रह एक ऐसा टेक्निक था, वार टेक्निक था या प्रोटेस्ट विद्रोह करने का एक टेक्निक गांधी जी ने प्रदान किया भारतीयों को कि आप बिना लड़े लेकिन ठीक ठाक तरीके से फोर्सफुली आप अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बात को रख सकते हो। मतलब कि लड़ोगे भी नहीं, नॉन वायलेंस भी रहेगा, उसके साथ साथ अपनी बात को उन तक पहुंचा भी सकते हो। और कई मुद्दों पर गांधी जी सफल भी रहे, जैसे चंपारण हो गया। इसी तरीके से नील विद्रोह जो उसमें हुआ था कि गुजरात के किसान परेशान थे, तो उनका भी उन्होंने सहयोग किया था सरदार पटेल के साथ में। तो कुछ घटनाएं थे जो आपको यहाँ पे समझ में आएंगी कि कैसे लोगों का विश्वास गांधी के प्रति बढ़ता गया या गांधी के विचारों के प्रति बढ़ता गया और धीरे धीरे लोगों ने इन्हें महात्मा की संज्ञा दे दी। तो चंपारण जो विद्रोह है वो आपका पहला लोक असहयोग की शुरुआत हुई स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, चंपारण में यहाँ पे किसान हो गए और जितने भी मजदूर वर्ग हो गए वो आपका इसमें जुड़े थे। अगर राजकुमार शुक्ला के द्वारा कहा जाए तो ये आपका नील खेती जो आपका गांधी के किसानों के लिए शुरुआत की गई थी, उसी का सहयोग करने के लिए गांधी जी बिहार गए और उन्होंने चंपारण के क्षेत्र में सत्याग्रह प्रारंभ किया 1917 में। यहाँ पे डेट याद रखिएगा, 1917 में। तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो आपका नील की खेती में जो आपका खेती में किसानों के द्वारा की जाती थी, तो उसमें किसानों को इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, इतना ज़्यादा कर देना पड़ता था कि उनकी जो लागत होती थी वही निकालना मुश्किल हो जाता था। तो इसी के विद्रोह में, इसी के विरोध में गांधी जी ने भी उनका समर्थन करने की स्थिति अपनाई। तो इसी स्थिति को जानने के लिए वो चंपारण बिहार गए। उन्होंने समझने की कोशिश की अगर ये विद्रोह हो रहा है तो क्या ये सच है, क्या इसमें कुछ संभावना है कि जिसमें कि लोगों को कुछ न्याय की बात की जा सकती है। तो इन्हीं सबको देखते हुए गांधी जी वहाँ पे गए और किसान जो है भारी करके दबाव में वहाँ पे थे। मतलब मैंने पहले बताया आपको कि आखिर वजह क्या थी, तो किसान भारी दबाव में झेल रहे थे। तो नील की जो खेती थी उसके लिए दबाव बनाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर नील की खेती करने के लिए कैसे अंग्रेजों के द्वारा किसानों को उकसाया जाता था या फिर उनको फोर्स किया जाता था। उसी को लेकर के यहाँ पे विद्रोह हो रहा था। उसमें एक सिस्टम था, उसका नाम था तीन काथिया सिस्टम या तीन काथिया सिस्टम। तो तीन नाम से स्पष्ट है कि तीन काथिया सिस्टम है। तो इसमें हर 20 काठा में 3 काठा जो है वो आपका नील की खेती करनी पड़ती थी। आज के ज़माने में जैसे बीघा होता है ना, बीघा, तो एक बीघा में कितना बिस्वा होता है, तो एक बीघा में 20 बिस्वा होता है। तो अगर आपसे कहा जाए, आपको सरकार आदेश दे कि अगर आपके पास 1 बीघा खेत है तो आपको, जैसे मान लो 20 बिस्वा खेत है, 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा, तो 20 बिस्वा में से आपको 3 बिस्वा की जो खेती है, 3 काठा, काठा कोई बिस्वा बोलते थे, तो 3 काठा जो है वो आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी, कोई आप मजबूरी नहीं बता सकते हो। इसी को कहते थे 3 काठा सिस्टम। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो जब गांधी जी को ये बात पता चली और जैसा कि मैंने बताया कि राजकुमार शुक्ल पहले से ही आंदोलन कर रहे थे, तो गांधी जी ने इस बात को जब समझा तो उन्होंने कहा कि किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो किस तरह की खेती करे, उसका खुद का अधिकार है, वो अपनी खेती करेगा। आपको टैक्स से मतलब है तो टैक्स ले लीजिएगा, क्योंकि खाद्यान्न की समस्या हर समय भारत में बनी रहती थी और यदि किसी साल सूखा पड़ गया, अगर खाद्यान्न न हुआ तो एक भारी भूखमरी देखने को मिल जाती थी। गांधी को इन्वेस्टिगेट करने से रोक दिया गया। गांधी जी इन्वेस्टिगेट करने आ रहे थे, अंग्रेजों ने उनको रोक दिया, एंट्री ही नहीं देनी थी बिहार में। तो उन्हें स्थान छोड़ने के लिए कहा गया, गांधी ने मना कर दिया। लेकिन गांधी फोर्सफुली बिहार में आ ही गए, चंपारण क्षेत्र में पहुंचे। वहाँ पे लोगों के नील की खेती जो लोग करते थे उनकी समस्या को समझा। अंग्रेजों के मना करने के बावजूद गांधी वहाँ से हटने से इनकार कर दिया। उन्हें किसानों व स्थायी लोगों का सहयोग भी प्राप्त हुआ। कोई भी व्यक्ति कोई भी आंदोलन तब शुरू करता है जब उसे जन शक्ति प्राप्त होती है, जनता का सहयोग प्राप्त होता है। गांधी जी को जनता का सहयोग मिला क्योंकि लोग भी उससे प्रताड़ित थे।
अब एक सम्मन पर जाते समय लगभग 2000 लोगों के साथ गए गांधी जी, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था। ये सरकारी आदेश था, जब सरकारी आदेश का आप अवहेलना करोगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई, गांधी जी के ऊपर, और उनको सम्मन के लिए बुलाया गया, मतलब कि कोर्ट की कार्रवाई के लिए बुलाया गया। लेकिन वहाँ पे उन कोर्ट की कार्रवाई में उनके साथ 2000 लोग और भी पहुँच गए। अब अंग्रेजों का माथा ठनक गया, तो इसीलिए उन्हें केस ड्रॉप करना पड़ा। ठीक है, सो इंक्वायरी करने की इजाज़त गांधी जी को दे दी गई। कहने का मतलब है कि ले तो गए थे, लेकिन जब 2-3 हज़ार लोग गए जाएंगे तो अपने आप वो लोग उबिया करके छोड़ के चले गए कि यार इससे अच्छा इनको छोड़ ही दो। ठीक है, तो इसके बाद उन्हें इंक्वायरी करने का आदेश मिला, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया, 3 काठा सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। ये गांधी जी के द्वारा पहली ऐसी घटना थी जो कि सक्सेसफुली सत्याग्रह किया गया एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, और वह सफल भी रहा। गांधी जी का इसीलिए जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी फेमस था, क्योंकि इससे सफलता भी मिलती थी। किसानों को कंपनसेशन भी प्राप्त हुआ अंग्रेजों के द्वारा, मतलब कि गांधी जी के दबाव में अंग्रेजों को समझौता करना पड़ा। समझौता के तहत क्या 3 काठा सिस्टम समाप्त हो गया। 3 काठा सिस्टम क्या था कि 20 बिस्वा में से 3 बिस्वा की खेती आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। इस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया, अनिवार्य नहीं रखा गया। अब इसमें क्या हुआ कि किसानों को जो भी घाटा होता था उसका कंपनसेशन भी दिया गया। इसी तरह से चंपारण जो है सत्याग्रह का पहला प्रयास था, मतलब कि गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह प्रयास चंपारण की घटना ही थी, जो कि सफल रही। बाद में इसी तरह से अहमदाबाद के मील पर स्ट्राइक किया, खेड़ा में सत्याग्रह किया। लोगों द्वारा गांधी को बापू या महात्मा की संज्ञा दे दी गई। मैंने पहले ही बताया आपको कि यही कुछ घटनाएं होंगी जिसके बाद उन्हें अलग अलग संज्ञा दी जाएगी, जैसे कि बापू कहा गया उनको, महात्मा गांधी को बापू कहा गया, महात्मा कहा गया। आखिर महात्मा गांधी का नाम महात्मा गांधी थोड़ा नहीं था। ठीक है, तो लेकिन महात्मा गांधी क्यों कहा गया? क्योंकि लोगों के बीच इनका विश्वास, लोगों के बीच इनका आदर बढ़ गया था। अब कुछ अन्य आंदोलन हुए थे, जैसे उसमें से प्रमुख है खेड़ा सत्याग्रह 1918। 1917 की घटना, चंपारण की घटना हमने आपको समझा दी, जो कि नील की खेती से संबंधित किसानों से थी। इसके बाद आपका खेड़ा सत्याग्रह को इन्होंने 1918 में किया। इसमें क्या था कि 1918 में क्या हुआ कि फसल बर्बाद हो गई थी। गुजरात का एक जिला है जिसका नाम है खेड़ा, वहाँ पे सूखा पड़ने की वजह से फसल जो है बर्बाद हो चुकी थी। ठीक है, और एक नियम बनाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा एक नियम बना था कि यदि कहीं पर फसल 25% से कम होती है तो वहाँ पे टैक्स नहीं दिया जाएगा या टैक्स देय नहीं होगा। अब गांधी जी थे बैरिस्टर आदमी, ठीक है, वकील आदमी थे, उन्होंने इस बात को पकड़ लिया। देखिए कानूनी तरीके से भी कैसे दांव पेच से उन्होंने अंग्रेजों को कई बार लताड़ा है। इसका एक जीता जागता उदाहरण यही है खेड़ा केस। तो खेड़ा सत्याग्रह में ये नियम था कि अगर 25% से कम खेती कहीं पे होती है किसी क्षेत्र में तो उस क्षेत्र में टैक्स देय नहीं होगा। लेकिन अंग्रेजों ने टैक्स देने के लिए बाध्य कर दिया, कहा कि हम नहीं सुनेंगे। मतलब वो अपने बात से ही मुकर गए, खेती चाहे जितनी भी हो लेकिन उनको टैक्स देना पड़ेगा। इसी बात को लेकर के खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में सरदार पटेल का सहयोग से ये प्रारंभ किया गया। अब गांधी जी का ये कहना था कि जब ये नियम बना है तो जमा क्यों किया जाए, कर क्यों जमा किया जाए। इसी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। सभी जाति व समुदाय का इनको सहयोग प्राप्त हुआ, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे उठाते थे जिसमें किसी धर्म संप्रदाय से कोई मतलब नहीं होता था। प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखा गया और अभूतपूर्व साहस लोगों के द्वारा दिखाया गया। ये पहली बात था जब लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोलने का साहस कर पा रहे थे। और उसकी एक ही वजह थी, क्योंकि एक अच्छा लीडर उनके सामने था। ठीक है, और उन्होंने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया। और बाद में आलम यह रहा कि बाद में अंग्रेज कंसेशन देने हेतु राजी हो गए। मतलब उन्होंने यह बात पर राजी भरी, हामी भरी कि जो लोग 25% से कम की फसल पैदा किए हुए हैं उनको टैक्स से मुक्ति दी जाती है, टैक्स नहीं देने की वादा किया जाता है। इस तरीके से उनका यह प्रयास भी सफल रहा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें से एक आपका अहमदाबाद मील स्ट्राइक था 1918 में ही। मैंने आपको बताया कि मैं उन बातों की चर्चा कर रहा हूँ जो कि गांधी को एक राष्ट्रीय नेता और महात्मा जैसी अभूतपूर्व संज्ञा देने के लिए किए गए आंदोलनों में से एक है, और उनके सत्याग्रह के फिलॉसफी को सही साबित करता था। तो तीसरा केस है अहमदाबाद मील स्ट्राइक केस 1918। तो सत्याग्रह व भूख हड़ताल पहली बार गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया अहमदाबाद मील स्ट्राइक में। आखिर क्यों किया गया? अहमदाबाद की जो मील थी, आप जानते हो कि गुजरात जो है आपका, वो एक तरह से कपड़ा या सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र था, आज भी है। आप सूरत की साड़ियाँ ये सब सुनते हो। तो उसमें क्या होता था कि मजदूरों का बहुत शोषण होता था। तो वहाँ का जो मालिक था और जो मजदूर थे, उन दोनों के बीच लेकर विवाद था, कुछ विवाद थे। जैसे विवाद ये था, वहाँ का जो अहमदाबाद का कॉटन मिल था, ठीक है, सूती वस्त्र का जो मिल था, उसमें ओनर और वर्कर के बीच में जो विवाद था, विवाद की वजह क्या थी कि ओनर जो था प्लेग बोनस देने के पक्ष में नहीं था। ठीक है, उस समय क्या हुआ था कि गुजरात में प्लेग फैला था। आप जानते हो कि अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग सिचुएशन थी। तो जो प्लेग से कुछ लोग मरे, कुछ लोग गरीब हो गए, घर छोड़ करके उनको जाना पड़ा। क्योंकि आप जानते हो प्लेग ऐसी महामारी थी कि वो गांव का गांव निपटा देती थी। तो जो लोग अब बचने के लिए अपने घर बार को छोड़ करके भाग जाते थे। तो अब जो लोग कारखाने में काम कर रहे हैं तो उनको कंपनसेशन देना चाहिए था, लेकिन ओनर जो था वो कंपनसेशन देने को राजी नहीं था। और वर्कर चाहते थे कि उनको 35% जो है वेतन में वृद्धि मिले। इन दोनों को लेकर के यही विवाद चल रहा था। गांधी ने उनका सहयोग किया, हड़ताल सफल और सत्याग्रह फिर भूख हड़ताल भी किया।
पहले हड़ताल किया, वो आपका सफल नहीं हुआ, तो उसके बाद इन्होंने सत्याग्रह पर भूख हड़ताल भी किया, ठीक है। और उसके बाद परिणाम यह रहा कि वर्कर्स का वेतन बढ़ा दिया गया, ठीक है। कुल मिलाकर के अहमदाबाद मिल स्ट्राइक गांधी जी के द्वारा जो किया गया था वह सफल रहा। गांधी अपने सभी आंदोलनों में आम जनता को शामिल करने में सफल रहे। इन सभी बातों में एक बात जो निकल के आती है कि गांधी ऐसी कोई आंदोलन नहीं था जिसमें कि एक जन समुदाय को जोड़ने में असफल रहे हों, इसीलिए गांधी को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर, राष्ट्रपिता के तौर पर दर्जा भी मिला। तो इस वीडियो में इतना ही, और गांधी जी के डिटेल्ड आंदोलन के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।